Right. Good morning, बच्चों. Right. So we were discussing binomial probability distributions, है ना? So let's continue that topic. और लगभग binomial probability distribution अपना conclude हो चुका था, but still for the practice, we have written down the two more questions. So let's solve these two more questions. Okay? So what is it saying? The first question is, there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items include not more than one defective item? है ना? अपने को क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 10 आइटम का सैंपल होगा उसमें एक से ज्यादा, है ना, that items include not more than one defective, मतलब उसमें एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो अब अपने को एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए उस 10 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो जो अपना सक्सेस होगा, है ना, कोई भी आइटम्स है, ठीक है, तो वो तो क्या होगा, या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव. कहीं पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो डिफेक्टिव बनेगा या नॉन डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव जो होगा और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना. तो बस दो ही पॉसिबिलिटी है. तो अपने को सक्सेस किसको लेना होगा हमको? इसने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, मतलब डिफेक्टिव नहीं होना इज आवर सक्सेस. तो डिफेक्टिव होना इस केस में फेल्योर होगा. तो पहले हमने क्या देखा कि एक सक्सेस और एक फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, है ना. ये 5% डिफेक्टिव आइटम्स है, मतलब कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटे? 0.05%, 5/100, ठीक है ना. तो अपन ने क्या बोला कि 5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम क्या है गिवन? 5% बोल रहा, मतलब 5/100, है कि नहीं. तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1/20. यही क्या हो गया अपना, इसी को हम बोलेंगे P, मतलब सक्सेस. यही अपना सक्सेस बताएगा. क्यों? क्योंकि अपने को डिफेक्टिव की ही तो बात करनी है ना. मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं बताए. तो सक्सेस किसको लेंगे? डिफेक्टिव को ही. ऑलराइट. फिर अगर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/20. तो फिर नॉन डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? नॉन डिफेक्टिव आइटम मतलब फेल्योर की प्रोबेबिलिटी. तो 1 - 1/20 बता चुका हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर लास्ट लेक्चर में 1 होता है. तो यहां से क्या आ जाएगा? 19/20. ये अपना Q हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर. ऑलराइट बच्चों. तो अब गिवन क्या है? गिवन है कि कितने ट्रायल्स हुए, तो उसमें बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स. तो n की वैल्यू 10 हो गई. ऑलराइट. तो अपने को क्या बताना है कि नॉट मोर देन 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मान लिया कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि डिफेक्टिव आइटम्स के बताता है. तो x क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1, है ना. तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? नॉट मोर देन 1, मतलब 1 हो या उससे कम हो. तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर दो केसेस बन जाएंगे, जब x 0 होगा और जब x 1. ये अपन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. एक या उससे कम, तो 0 डिफेक्टिव होगा या फिर 1 डिफेक्टिव, इतना तक चलेगा अपने को. ऑलराइट. तो जब 0 डिफेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा? 10C 0, और फिर क्या हो जाएगा? 0 डिफेक्टिव. तो एक आइटम की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/20. तो इसकी पावर 0 आ जाएगा. और फेल्योर मतलब कि 0 डिफेक्टिव है, तो बाकी 10 के 10 जो बचेंगे वो क्या हो जाएगा? नॉन डिफेक्टिव, है कि नहीं.
और लाइक फिर उसने क्या बोला, जब 1 होगा, जब एक डिफेक्टिव होगा तो 10C1 इंटू 1/20 की पावर 1 और 19/20 की पावर 9, एक डिफेक्टिव 9 डिफेक्टिव। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली क्या है बेटे, अपन कर क्या रहा है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको दो ही चीजों पर ध्यान देना है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ क्या, सिर्फ सक्सेस और फेल्योर की बात हो रही है, ठीक है ना, और हर जितने बार वो ट्रायल्स हो रहा है, हर एक ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑलराइट। तो ये चीजें अपना यहाँ से ये आपका आंसर आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हीटिंग अ टारगेट इज 1/4। एक आदमी एक टारगेट को हीट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बराबर है। If he fires n times such that the probability of his hitting the target at least once is greater than 2/3, then find the minimum value of n. n की मिनिमम वैल्यू बतानी है अपने को। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चंस में देखो बेटे, क्या क्या अपने को गिवन है और क्या अपने को फाइंड आउट करना है। इसने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4, और जिस प्रोबेबिलिटी की आगे चलकर, जैसे इफ ही फायर्स n टाइम्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट इज एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार हिट कर ले, वो ग्रेटर है 2/3 से। अच्छा, फिर मैं सोचा यार, कोई आदमी अगर किसी टारगेट को हिट कर रहा है तो या तो उसको सक्सेस मिलेगा या फेलियर, मतलब या तो वो हिट कर पाएगा, आइदर ही विल हिट द टारगेट और ही विल मिस द टारगेट, दो ही चीजें की बात होगी फिर से। तो यहां पर फिर हम सक्सेस और फेलियर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब सक्सेस और फेलियर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये कहां जाएगा, बाइनोमियल पे जाएगा, मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट अपन यूज कर सकते हैं। देखो, चीजों को कनेक्ट करना सीखो, तभी क्वेश्चंस को आपको कमांड बढ़ेगा। और एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते ही हैं ऐसे, एक बार में आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा, बार बार 2-3 बार उसको उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, या उस टाइप्स के प्रॉब्लम को यू शुड हैव प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4 है, और जिस प्रोबेबिलिटी की उसने बात की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3, तो यहां भी हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और कम से कम एक बार हिट कर ले, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक बार हिट कर ले, वो 2/3 से ज्यादा है। मतलब क्या हो गया कि यहां सक्सेस क्या होगा, हिटिंग द टारगेट होगा, बराबर है। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये क्या हो गया, गिवन है, मतलब एक बार जो 1/4 हो गया, इसको अपन ने P मान लिया, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात उसने क्या बोला कि n टाइम्स, है ना, तो मतलब कि ट्रायल्स कितने बार परफॉर्म हो रहा है, ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स की अगर मैं बात करूं बेटे, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो वो n है, गिवन है। और दूसरा चीज उसने क्या दे रखा है कि अगर मैं एक से एक रैंडम वेरिएबल लूं जो हिट द टारगेट की बात करे, तो उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार हिट कर ले, कम से कम एक बार, मतलब एक बार या 2 बार या 3 बार या n टाइम्स हिट कर रहा, तो कम से कम उसको एक बार हिट कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बोल दिया 2/3 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2/3। यहां देखो क्लियरली मेंशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3, है कि नहीं। तो ये अपने को गिवन है, ऑलराइट। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 है बेटे, तो मैं यहां से P + Q क्या होता है,
1 होता है, सबको पता है सक्सेस प्लस फेल्योर। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। राइट, तो फिर अब इसको आगे सॉल्व करो, ये यहां से आ जाओ देखो, तो ये अपने को क्या देगा, इसने क्या बोला कम से कम एक बार हिट करे। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसका पहले 1 लूं, मतलब एग्जैक्टली मैं अगर कन्वर्ट करूं एटलीस्ट को, तो 1 एक बार हिट करे या 2 बार हिट करे या 3, ऐसे कर करके इन टाइम। या दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या हो कि उसने क्या बोला कम से कम एक बार हिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर जब वो एक बार भी हिट नहीं करा उसको अगर मैंने माइनस कर दिया तो यही चीज बताएगा। लॉजिक समझ में आ रहा? तो वो जितनी बार हिट करेगा सारे प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होनी, सारे प्रोबेबिलिटी का अगर सम करूंगा तो 1 ही है ना, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या इसी चीज को बोल सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब रैंडम वेरिएबल जब वो x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा कि जब वो एक बार भी हिट नहीं कर पाया, बराबर है। तो 1 माइनस पी x इज इक्वल्स टू 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ चुका आप देखना लास्ट ईयर के जेईई मेंस में। तो ये ऐसे, अब यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, तो ये तो निकालना तुम सीख चुके हो क्या? चलो मैं एक बार फार्मूला याद, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू, यार लास्ट लेक्चर में क्या होता है NCR p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस r, इसको भूलना नहीं है कि नहीं? ऑलराइट, तो यहां से बेटे मुझे क्या मिलेगा 2/3 हो गया, तो 1 माइनस पी x इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, n की वैल्यू n ही है क्योंकि n ट्रायल्स की बात हो रही है, तो NC 0 p की पावर 0 होगा सक्सेस, तो 1/4 की पावर 0 और फेल्योर की पावर, फेल्योर कितना है बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 3/4, तो 3/4 की पावर n आ जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2/3। तो यहां से सॉल्व कर लो इसको उधर ले जाए इसको, तो क्या NC 0 क्या होता है 1, ये भी 1, तो 3/4 बचेगा इधर, ये 1 हो गया, ये भी 1 और उसको उधर ले गया तो 3/4, ऑलराइट, लेस देन इक्वल टू, इसने उसको उधर ले गया तो ये इधर आ गया, तो क्या बच गया बेटे बताओ 1 माइनस 2/3। ये चीज समझ में आया क्या? देखो इसको उधर ले गया, इसको इधर ले आया, है कि नहीं? तो ये लेस देन हो जाएगा 1 माइनस 2/3, है ना? तो यहां से क्या मिलेगा बेटे, दिस शुड बी 3/4 की पावर n शुड बी लेस देन 1/3। 3/4 लगभग क्या 0.75 भी होता है 3/4, है ना? तो 0.75 की कितनी पावर करो ताकि 1/3 मतलब 0.33 से कम हो जाए, तो 1 पावर से चलेगा, मिनिमम वैल्यू बतानी n की मिनिमम वैल्यू, तो 1 से तो काम नहीं होगा क्योंकि 0.75 और देखो 3/4 क्या होता है, 3 को आप 4 से डिवाइड कर दो, है ना? तो ये क्या आ जाएगा 0.75, तो 0.75 को अगर 1 करोगे तो ये तो 1/3 क्या होता है 0.33 अप्रॉक्स, तो उससे तो ज्यादा, ये 2 करने पे क्या होगा 0.75 इंटू 0.75, ठीक है, इसको करके देखना है 0.5 समथिंग आएगा, फिर 3 करने पर मतलब n की मिनिमम वैल्यू इधर से 4 आएगी, अब करके देख लेना, इसी जो रिक्वायर्ड है कि ऑलराइट। तो यहां तक क्लियर है बेटे, है कि नहीं? तो ये 2 प्रॉब्लम है, आप लोग नोट डाउन करेंगे इसको, ठीक है? ऑलराइट बच्चों, सो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस अपन समझ चुके हैं, उसका बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम लास्ट आर्टिकल आपका बचता है इसका, ठीक है ना? अच्छा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 2-3 चीजें और भी पूछे जाते हैं, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो थोड़ा सा मैं आपको उसका बेसिक समझाने के लिए
अपन 2-3 जो वर्ड्स आपको बार बार यूज होते हैं उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, है कि नहीं। जैसे पहला है रैंडम वेरिएबल एंड दूसरा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता क्या है बेसिकली समझते हैं। देखो नाम क्या है, रैंडम वेरिएबल, है ना। आई ऑलरेडी रिटन डाउन द डेफिनेशंस। ओके, तो रैंडम वेरिएबल नहीं रैंडम है और नहीं वेरिएबल है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझो। ये होता क्या, तो ये एक फंक्शन होता है रैंडम वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन, ठीक है ना। वो एक फंक्शन होता है जो कि हर एक आउटकम्स को, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है, बराबर। जैसे तुमको याद होगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन लेते थे ना, Px = R, तो R क्या होता था, न्यूमेरिकल वेरिएबल, फिर ये वाले फॉर्मूला लगाते थे, है कि नहीं। तो R क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसी तरह Px = 1 का निकालते थे 0। तो इसका मतलब क्या है, x का मैंने बोलता था ना वहां पर रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या होता है बेटे, इट इज अ फंक्शन, नहीं वो रैंडम होता है, नहीं वेरिएबल होता है, वो एक फंक्शन होता है जो कि असाइन करता है हर एक आउटकम्स को, ठीक है ना। क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है। तो आई ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशंस, सो राइट इट डाउन। इट इज अ फंक्शन व्हिच असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच पॉसिबल आउटकम्स, बराबर है। अभी और इसको अच्छे से समझेंगे, एक एग्जांपल लेकर। दूसरा वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जितने भी आउटकम्स आए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एक पार्टिकुलर क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो उसको एज ए टेबल, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में, मतलब कोई बुक्स टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा अपने लैंग्वेज में बात करो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक टेबल होता है। उस टेबल से तुमको ये चीज का पता चलता है कि जितने भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसको अपने न्यूमेरिकल जो आउटकम्स थे, है ना, उसके जो रैंडम वेरिएबल बने तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया था। तो हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो आउटकम को असाइन हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या उसके प्रोबेबिलिटीज है, तो उसको एक एज ए टेबल दिखाना या एज ए ऑर्डर्ड पेयर दिखाना ही कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। ऑलराइट, तो अब इस दोनों चीज को समझने के लिए, ठीक है ना, अपन ने एक एग्जांपल लिया, ठीक है ना। उस एग्जांपल में मैंने क्या कहा, ठीक है ना, अपने तरफ से मैं ले रहा हूं कि वी आर ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड डिफाइन रैंडम वेरिएबल x एज नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ये अपने पास बोला गया कि एक 52 पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, ठीक है ना, उससे अपन 2 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। फिर अपन ने एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया जो किसको बताएगा, एज ए नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉ। तो 2 प्लेइंग कार्ड्स ड्रॉ करना है। x क्या है बेटे, x है तुम्हारा नंबर ऑफ, जो नंबर x है नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉ, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉ। तो आपके पास अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो जब आप 2 कार्ड निकालोगे तो क्या होगा, या पहला मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम, सबकी बात करना है ना, वही होता है रैंडम वेरिएबल। तो या तो ये हो सकता है कि x की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब दोनों 2 प्लेइंग कार्ड निकाला, दोनों में से कोई भी किंग नहीं है, तो x क्या है, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन को बता रहा है। तो अगर दोनों में से कोई किंग नहीं है तो x 0 हो सकता है, या फिर एक किंग हो सकता है, एक कोई दूसरा कार्ड हो जाए, या फिर दोनों के दोनों किंग हो जाए। तो अब दिख रहा है, तो जो रैंडम वेरिएबल x था वो एज ए फंक्शन काम किया, और उस फंक्शन का काम क्या था कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया। देखो 0, 1 और 2 तीन न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया। तो ये तो हो गया तुम्हारा रैंडम वेरिएबल। अब जो दूसरा चीज तुमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि जितने भी रैंडम वेरिएबल जो ना आपने न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको एज ए टेबल या ऑर्डर्ड पेयर दिखाओ, तो उसी को बोलूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। मतलब क्या है कि अब अपन एक टेबल बनाएंगे, यहां मान लिया x = कुछ भी xi, ठीक है, और इधर ले लिया
प्रोबेबिलिटी है ना, इसको PI ले लो, सबके लिए बताएगा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू xi, या फिर सिंपल वर्ड में इसको PI, ठीक है। अब ये टेबल कैसे बनेगा देखो, कुछ नहीं, क्या कि x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है कि नहीं। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी मैं इस टेबल के इस कॉलम में लिखूंगा। तो जो पूरा टेबल दिखाई देगा ना, पूरा चीजें अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा इस रैंडम बराबर। तो चलो करते हैं। जैसे पहला केस में क्या बोला उसने, 0 किंग होना चाहिए। तो 52 प्लेइंग कार्ड है, इसमें किंग कितने होते हैं बेटे, 4। तो अगर 4 किंग है तो बाकी इधर कितने बच जाएंगे, 48। तुमको चाहिए क्या, 0 किंग, मतलब 2 कार्ड निकाला, दोनों में से कोई भी किंग नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब जो 48 कार्ड बचे हैं उसमें से, ये तो बहुत बार कर चुके हैं PNC में, तो 48 में से 2 कार्ड अपने को निकालना पड़ेगा। तो 48C2 ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ बेस, और इसको मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ बेस से डिवाइड कर दूंगा। तो टोटल कितने होंगे, टोटल कॉस्ट 52 में से 2 कार्ड, 52C2 तरीके से, अरे प्रोबेबिलिटी निकालना सीख चुके हो ना। 52 प्लेइंग कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है जिसमें कोई भी किंग ना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यही तो होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। याद करो प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग का लेक्चर, ऑलराइट। तो क्या आ जाएगा, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा मुझे, 48C2 अपॉन 52C2, ठीक है। मान लिया इसको कोई वैल्यू मान लो अल्फा 1, इसको कैलकुलेट करने में मान लो अल्फा 1 आ गया। फिर मान लो दूसरा उसने बोला कि एक किंग होना चाहिए। तो एक किंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो 4 किंग थे उसमें से कोई एक 4C1 तरीके से, एक किंग एंड एक क्या होना चाहिए, दूसरा। तो दूसरा मतलब बाकी जो 48 बचे हैं उसमें से एक लेना पड़ेगा। तो ये फेवरेबल हो गया, इसको टोटल से डिवाइड करो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी 4C1 इंटू 48C1 है ना, डिवाइडेड बाय 52C2। इसको मान लिया कुछ भी कैलकुलेट करने को मान लो अल्फा 2 आ गया, बराबर। फिर जो दोनों का दोनों किंग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4 किंग होते तो 4C2, इसको डिवाइड करेंगे 52C2 से। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 4C2 डिवाइडेड बाय 52C। इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसको मान लिया अल्फा, ऑलराइट। तो अब ये जो टेबल बनकर तुम्हारे सामने जो तैयार है, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, इस रैंडम का। समझते हो कितना सिंपल चीज है। इसी चीज को बुक्स वगैरह में काफी टेंस तरीके से, काफी डिफिकल्ट तरीके से समझाया गया। तो आप सिंपल से समझो, मैं सिंपल सा वर्ड में, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन होता है जो कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है। जैसे यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या होता है, नंबर्स ऑफ किंग ड्रॉन। तो किंग ड्रॉन हो रहा है, 2 कार्ड ड्रॉ हो रहा है, तो या तो 0 किंग होगा, या 1 किंग होगा, या 2 किंग होगा, यही किंग। तो ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसने क्या बोला, इट इज अ टेबल और डॉट पेयर व्हिच रिलेट्स एवरी आउटकम विथ इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। मतलब कि जब 0 होगा तो इसका क्या चांस है प्रोबेबिलिटी का, 1 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 होगा तो ये जो टेबल बना इसी को बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर इसी टेबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर की तरह। बहुत सारे बुक्स टेक्स्ट बुक में इसका यूज करते हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जब 0 है क्या रैंडम वेरिएबल, तो इसके वैल्यू क्या अल्फा 1 है। फिर क्या, जब 1 है तो अल्फा 2 है, ये आप कैलकुलेट करके इधर लिख सकते हो। और तीसरा जब 2 है तो अल्फा 3। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ऑलराइट। चलो, तो ये था बेटे अपना आपके लिए रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड 2-3 टर्म है, पहले मैं उसको समझाऊंगा, देन वी विल कम टू आवर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो पहले तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, लिखेंगे मीन, और इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड
मीन वर्ड जनरली यूज होता है। मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल is given by, ठीक है ना, जैसे ये अपने पास एक टेबल रेडी हो गया रैंडम वेरिएबल उसे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। तो मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड इस प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। अब मुझे बोलेगा कि इसका मीन बताओ, तो बेसिकली मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे मीन निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे के उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, ठीक है, डिफरेंस, जैसे इंटरवल्स में होगा तो कैसे होगा, ठीक है ना, सिंगल डाटा तो कैसे होगा, डबल डाटा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे क्लास 10 से। तो अब इसका मीन बताना है, तो कुछ नहीं, एक फार्मूला है जो आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो मीन को जनरली म्यू या फिर एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये गिवन होगा, मान लो कि अपन ने n ट्रायल्स किया तो I1 to n pi into xi, ठीक है बेटे। तो बस कुछ नहीं, अगर इसका प्रोबेबिलिटी इस रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपसे मीन पूछ रहा है तो आपको ये यूज करना है। जैसे देखो, अगर इसी का है तो अगर इसी का मुझे मीन बताना है तो इसके लिए म्यू हो जाएगा, ठीक है ना, पी आई एक्स आई, मतलब जब ये 1 है ना, ये x1 हो गया, x2 x3, ये p1 p2 p3 है ना। चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो x1 x2 x3, ठीक है, ये p1 p2 p3 हो गया। तो अगर मुझे बात करनी है इसकी तो क्या करेंगे, समेशन I1 to n कहाँ तक जाएगा, 3 तक, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, जब x1 है तो मतलब 0 है, तो xi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो चलो पहले मैं लिखता हूँ I1 to 3 pi into xi। तो 1 जब होगा pi मतलब p1 into x1 plus p2 into x2 plus p3 into x3, यही आएगा। तो यहाँ से p1 x1 की, तो p1 की वैल्यू क्या है, यही तुम्हारा p1 हो गया, दिस इज p2, दिस इज p3, ऑलराइट। तो p1 की वैल्यू अल्फा 1 कैलकुलेट कर लेना। तो अल्फा 1 x1 क्या है, 0, प्लस p2 क्या है, अल्फा 2 इंटू x2 क्या है, 1, प्लस p3 क्या है, अल्फा 3 और x3 क्या है, 2। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, यही इसका क्या हो जाएगा, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑलराइट। एक और टर्म आता है, ठीक है ना, मैं चाहूँगा आप लोग खुद करोगे, बस मैं लिखा फॉर्मूला बता देता हूँ। मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद आता है वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। Variance of a random variable and it is given by उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो होता है इसमें पी आई एक्स है, तो ये होता है समेशन I1 to n, ठीक है ना, समेशन I1 to n पी आई इंटू, यहाँ बस हो जाता है xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको यूज करना है, ऑलराइट। पी आई यहाँ क्या होता है, मीन में पी आई एक्स आई, तो पी आई तो यहाँ भी होगा। अब एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, वेयर म्यू क्या है, मीन है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप म्यू की जगह पी आई इंटू एक्स आई यूज कर सकते हो। कुछ नहीं है, आप जैसे अगर मुझे इसी का बताना है ना, तो देखो वैसे ये दोनों चीज बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी चेंज में क्वेश्चंस नहीं आया है, मे भी बोर्ड्स वगैरह में आ गया चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो इसके बाद जो चीज बाइनोमियल में जब मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बताऊंगा, उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं लगभग 19 में, 2017 में आए थे, 18 में गया, तो अभी करेंगे भी वो क्वेश्चंस। तो ये मीन हो गया,
म्यू, और ये तुम्हारा क्या हो गया वेरिएंस। तो अब जैसे इसका वेरिएंस बताना है तो इसके लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, देखो फिर से भाई आई कहां से कहां जाएगा, 1 से 3, फिर पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो तो फिर क्या आएगा, P1 x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस P2 x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस P3 x3 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो P1 मतलब अल्फा 1, तो अल्फा 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस म्यू का, म्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये जो वैल्यू आएगी ये म्यू। फिर उसी तरह सब पुट कर रहा अल्फा 2, ये बच्चों वाले x2 कितना है 1 है, 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, फिर अल्फा 3 x2 2 है 2 माइनस म्यू, तो यही आपका क्या हो जाएगा वेरिएंस हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स जानते हैं उसको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो आप चाहो तो उसको भी लिख लो, है ना। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे बेटे ये सारे चीजें ना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और किसी भी डाटा का वेरिएंस, मीन वेरिएंस किसी भी डाटा का, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, ये सब चीजें बहुत ही डिटेल्स में पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में, वहां तो मैं बताऊंगा, सबका प्रूफ भी वहीं बताऊंगा। ऑलराइट, तो यहाँ से क्या आ गया देखो स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है ना। अच्छा वेरिएंस को आप चाहो तो, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करो, ठीक है ना, ये सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से करेंगे, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। तो जो भी वेरिएंस आए उसका स्क्वायर रूट ले लो, वही आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑलराइट, ठीक है बेटे, चलो अब जो अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करते हैं, है ना, जहां से क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं और आते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था आपके। ऑलराइट, ठीक है बेटे। अब यहां से देखो आप, अब मैं बात करूंगा ये इंपॉर्टेंट जो अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूं वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दैट, अपने को बस चीजें को करना आना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर जब स्टैटिस्टिक्स में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो वहीं पर आपको सारा सबका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, मतलब कि अभी जो मैं मीन बताया था वो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, एक रैंडम वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग। अब अगर वो सिंपल नहीं हो कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल कब होगा जब उसमें दो ही चीज की बात हो, सक्सेस और फेलियर की। तो उस केस में अगर मुझसे पूछे कि भाई उसका मीन बताओ, तो आपको सिंपली यूज करना है बेटे, मीन का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू होता है n इंटू पी, ठीक है ना। वेयर सब कुछ आपको पता है, वेयर म्यू क्या होगा बेटे मीन, n भी पता है नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है कि नहीं बेटे, और p क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, मीन हो गया। उसके बाद आ जाओ वेरिएंस पे, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is given by, ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं इसको, सिग्मा स्क्वायर से। ये होगा क्या, तो एन पी इंटू क्यू, ठीक है ना, वेयर सिग्मा स्क्वायर क्या है बेटे
दिस इज योर वेरिएंस। एन क्या है, फिर से वही बात, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऑलराइट, पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लिखेंगे साथ में। क्यू क्या होगा बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। चीजें क्लियर है? मैं क्यों ये डायरेक्ट वे में बता रहा हूं, बिकॉज डायरेक्ट वे में ही क्वेश्चन हो। अब देखना, कोई कंसेप्ट सीधा फॉर्मूला यूज करना है, सीधा क्वेश्चंस मिनटों में सो अभी करेंगे, लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद क्या बचता है, लास्ट वही स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्क्वायर रूट ले लेगा इसका, वेरिएंस का, ठीक है ना। तो अगर आपसे है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछे, ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय सिग्मा, सिग्मा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन पी। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से आप नोट डाउन कर ले इसको, ठीक है। देन वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम, ठीक है ना, और जल्दी से कुछ एग्जांपल्स, कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, आपकी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। ऑलराइट, सो लेट्स राइट डाउन वन एग्जांपल। बोला let a biased coin, ये इंपॉर्टेंट बेटे, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लेट अ बाइस्ड कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड is 3/4 is tossed 5 times and define a random variable x as number of tails obtained, then find mean and variance of this binomial probability distribution। मैं ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्वेश्चन को ऐसे क्लियरली मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो मैंने बोल दिया कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से मेंशन भी कर दिया। अब मुझे देखो क्या बोला कि बाइस्ड कॉइन है, बाइस्ड कॉइन मतलब कि कुछ उसमें गड़बड़ है ना, इसीलिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अगर नॉर्मल कॉइन होता तो 1/2 होता। उसको बोला गया 5 टाइम टॉस किया गया, फिर डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल x एज नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। जो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं बेटे, जो रैंडम वेरिएबल है उसमें जो टेल्स आ रहे हैं है कि नहीं, उसको डिफाइन किया गया, टेल्स आने उसको रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया। तो अपने को बताना है कि भाई जो मीन आएगा है ना वो क्या होगा और उसका वेरिएंस क्या होगा। तो मीन आपको पता है म्यू क्या होता है, n इंटू पी होता है, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू होता है। डायरेक्ट यूज कर लेंगे और कुछ नहीं। तो आपको n की वैल्यू उसने बोल दिया 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स उसको टॉस किया गया। अच्छा,
जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल किसको डिफाइन किया गया है, टेल्स आने के लिए। तो मतलब जो अपना सक्सेस बताएगा वो टेल्स बताएगा या हेड, टेल्स बताएगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जिसको एक्सी के करस्पॉन्डिंग तो हम आर लेते हैं, तो अगर रैंडम वेरिएबल एक्स टेल्स की बात कर रहा है तो हम टेल्स की प्रोबेबिलिटी आने पर जाएंगे ना, वही सक्सेस बताएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/4 है तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी मतलब वेयर n इज इक्वल्स टू क्या है बेटे 5 और p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस फेल्यूर 3/4 मतलब क्या हो जाएगा 1/4। तो इसीलिए म्यू क्या हो जाएगा n इंटू मतलब 5 इंटू 1/4। तो ये आपका मीन हो गया। ये चीज समझ में आ गया ना, p की वैल्यू 1/4 क्यों होगी, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल क्वेश्चंस में डिफाइन किया गया वो टेल्स की बात कर रहा है और जो गिवन प्रोबेबिलिटी था वो हेड की थी, तो सक्सेस तो टेल्स से मिलने वाला है। तो सक्सेस मतलब p की वैल्यू टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, फिर वेरिएंस सिंपल सी बात है, सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 5, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4, फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन देखो, तो एक लाइन में सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, आपको लगेगा कि इसमें और बहुत सारा चीज नहीं, देखो चलो 2 क्वेश्चंस करते हैं जेई में आए हूँ, आप इसको एक बार लिख लेंगे फट से। ऑलराइट, तो सबसे पहले करते हैं मेंस जेई 2017 में क्वेश्चन आया था, उसने बोला कि बॉक्स कंटेन, लिखो साथ में, बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन एंड 10 येलो balls if 10 balls are drawn one by one with replacement, ठीक है, then the variance of the number of green balls drawn is, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो थोड़ा। इसने क्या बोला, बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन बॉल्स एंड 10 येलो बॉल्स। 15 ग्रीन है और 10 येलो है। इफ 10 बॉल्स आर ड्रॉन, 10 बॉल ड्रॉन किए गए 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, तो आप पहले समझते हैं कि क्या ये बाइनोमियल पर जाएगा, बाइनोमियल पर। तो भैया तुम्हारे पास एक बॉक्स में 15 ग्रीन और 10 येलो बॉल है, बराबर, और तो मतलब टोटल कितने बॉल हो गए 25। अब जब आप कोई भी बॉल निकालोगे तो या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा, मतलब कि इसने क्या बोला कि वेरिएंस बताओ ग्रीन बॉल आने का, है ना। देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन, तो जो ग्रीन बॉल ड्रॉन होगा उसका वेरिएंस क्या होगा, तो मतलब कि ग्रीन बॉल आना इज योर सक्सेस, तो येलो आना इज योर फेलियर। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ग्रीन आएगा तो सक्सेस होगा या फिर येलो आएगा तो फेलियर। दो ही चीज बात हो रही, मतलब किस पर जाएगा, बाइनोमियल पे। बीच का कोई ऐसा थोड़ी कि मैं बॉक्स में बाहर डालूंगा मुझे कोई बॉल निकले, एक बॉल तो निकलेगा ही, कोई एक बॉल 1 by, अच्छा एक के बाद एक निकालना, मतलब एक निकाला फिर उसको रखा फिर दूसरा निकाला, तो हर एक ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल है, बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके वेरिएंस की बात करूं तो मुझे सक्सेस ग्रीन बॉल का दिखाना होगा, तो वो कितना है। चलो तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल ड्रॉ। एक ग्रीन बॉल ड्रॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15 ग्रीन है, टोटल कितने हैं 25, तो 15/25 मतलब 3/5।
और ग्रीन बॉल ही तुम्हारा क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या इतनी बातें क्लियर? ऑलराइट। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल ड्रॉन, है ना। येलो बॉल कितने थे? 10, 10/25 मतलब 2/5। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो मुझे P और Q पता चल गया, N पता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना, 10, if 10 balls are drawn 1/1, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तुम्हारा 10 हो गया। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब स्मॉल n की वैल्यू 10 हो गई। सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, NPQ, n की वैल्यू 10, P की वैल्यू 3/5, Q की वैल्यू 2/5। ठीक है बेटे, तो इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 12/5, जो भी है इसको सॉल्व करो 5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक इससे भी लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके जस्ट लास्ट ईयर, ठीक है ना, 2019 का है। तो पहले आप इसको लिख लें, है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, लेट अ रैंडम वेरिएबल x, ये जेई मेंस 2019 का है। इसमें बोला गया कि लेट अ रैंडम वेरिएबल x have a binomial probability डिस्ट्रीब्यूशन। इसने बोल दिया कि उस रैंडम वेरिएबल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्या है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, विथ मीन इज 8 एंड वेरिएंस उसका उसमें 4 होगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि इफ p x लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू है k/2⁻16, देन k इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया था 17, 1 to 1, ठीक है, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन 1, 3, 7। ठीक, तो उसने क्या बोला बेटे कि एक रैंडम वेरिएबल x है ना, लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैव अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आप इसमें चेक करने की आपको जरूरत, ठीक है ना। उसने बोल ही दिया कि उसका एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 8 है और वेरिएंस 4 है, और एक प्रोबेबिलिटी भी गिवन है कि px लेस देन इक्वल टू 2, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने k/2⁻16, तो k की वैल्यू बता दी। तो अब यहां पर पहले जो जो चीज गिवन है उसको देखते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, घबराने का नहीं, ठीक है। तो मीन है, मीन मतलब म्यू मतलब क्या होता है, n into p, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन यही होता है। तो आपको n into p की वैल्यू 8 है, ये चीजें समझ में आई। दूसरा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर npq, है ना, तो यहां से npq की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो n into p की वैल्यू 8 है, तो यहां पर मैं पुट किया तो क्या आ जाएगा 8 into q बराबर 4, तो q की वैल्यू क्या आ गई 4/8 मतलब हाफ। अब q की वैल्यू हाफ है तो वी नो दैट कि p प्लस q क्या होता है 1, तो यहां से p क्या हो जाएगा 1 माइनस q मतलब 1 माइनस हाफ, तो हाफ, तो p भी हाफ हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी हाफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर भी हाफ आ गया। यहां तक चीजें क्लियर है, p और q पता चल गया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, अब इस रिलेशन को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है कि या तो x 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, यही बात होगी। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखूंगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे n भी चाहिए,
और P चाहिए और Q चाहिए, वो फॉर्मूला NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। तो P और Q तो मिल चुका है, मुझे फाइंड करो अपना प्राइम मोटिव है K, तब इस रिलेशन को पहले मैं लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू नोन होगी तभी तो K निकल पाएगा। तो यहाँ पर मुझे P Q और N की जरूरत पड़ने वाली है, तो P और Q तो पता है, N नहीं पता, तो N यहाँ से निकाल लेंगे। N इंटू P 8 है, तो P की वैल्यू क्या है 1/2, पुट किया तो यहाँ से N कितना आ गया बेटे 60, तो N Q P क्लियर है, गुड। नाउ लेट्स कम टू आवर गिवन रिलेशन। उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, उसने गिवन दे रखा है, क्या है गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज k अपॉन 2 रेज़ टू 16। तो यहाँ से चलो, यहाँ से क्या x लेस देन 2 को क्या बोल सकता हूँ, या तो 0 हो या तो 1 हो या फिर 2 हो। इसकी वैल्यू उसने k अपॉन 2 रेज़ टू 16 है, तो 0 n कितने 16, तो 0 मतलब 0 सक्सेस मिले, 16 C 0 सक्सेस क्या है 1/2, तो 1/2 की पावर 0 एंड बाकी अगर 0 सक्सेस है तो 16 का 16 क्या होगा फेल्योर, प्लस क्या आएगा 16 C 1 इसके कोरस्पॉन्डिंग 1/2 सक्सेस की पावर 1 इनटू फेल्योर की पावर 50, एक सक्सेस तो 15 फेल्योर प्लस x2 मतलब 2 सक्सेस तो बाकी 14 का 14 क्या हो गया फेल्योर हो गया। इसकी वैल्यू k अपॉन 2 रेज़ टू 16 है। अब देखो यहाँ से, यहाँ भी 1/2 की पावर, ये तो 1 हो जाएगा तो 1/2 की पावर 16, ये दोनों मिलकर भी 1/2 की पावर 16, ये दोनों मिलकर भी 1/2, तो 1/2 की पावर 16 सभी में, तो 1/2 की पावर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू 16 लिख सकता हूँ। अच्छा चलो थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। यहाँ से क्या आएगा 16 C 0 1, 1/2 की पावर 16 प्लस 16 C 1 16, 1/2 की पावर 16, 16 C 2, 16 C 2 को क्या लिखोगे 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर 16, 14 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या है k अपॉन 2 रेज़ टू 16। यहाँ से देखो 2 8 का, अब देखो 1/2 1/2 1/2 की पावर 16, तो मतलब 2 की पावर 16 अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा और यहाँ से 15 8 जा 120, ये आ गया तुम्हारा। तो यहाँ से पता चला k की वैल्यू 36 37। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट बेटे, okay, so that's all for your probability random variable and its probability distributions। फिर उसके बाद मीन वेरिएंस उसका देखा, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कुछ नहीं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने का। उसके बाद फिर अपन ने मीन और वेरिएंस को इंक्लूड किया किसमें, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये पोर्शन इंपॉर्टेंट। तो अभी जो अपन लास्ट के जो 2 लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर और आज के लेक्चर्स में, पहले वाला लेक्चर में तो जो बताया वो इम्पोर्टेंट है, उधर से क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल, सिर्फ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आते ही। दूसरा, आज के लेक्चर में आपको बस ये चीज ध्यान देना है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला, बस ये 2 चीज याद रखना और कुछ नहीं। मीन होता है n इंटू पी, वेरिएंस होता है n p q। p और q आपको पता है, सक्सेस और फेल्योर, और n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश होता है आपका टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इसमें अपन सारी चीजें डिस्कस की है, 11th का पोर्शन, 12th अभी तक सब कुछ डिस्कस कर दिए, जेईई मेंस एडवांस कुछ नहीं बचा। ऑलराइट, फिर भी स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो जब आपका वर्चुअल रियल क्लासेस स्टार्ट होगा फिर वहाँ पर मैं फिर से एक बार चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू, डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और जो भी डाउट्स होगा आप मुझे फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।